राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। प्राचीन भारतीय इस तथ्य से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने शिक्षा की सुंदर व्यवस्था की। प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली ने वैदिक साहित्य के संरक्षण का काम किया। इस शिक्षा प्रणाली के कारण ही प्राचीन भारत में दर्शन, न्याय, गणित, ज्योतिष, वैद्यक, रसायन आदि क्षेत्रों में असाधारण विकास हुआ। वैदिक काल में अध्यापन का कार्य गुरुओं द्वारा किया जाता था। अथर्ववेद में विद्या अध्ययन पर प्रकाश डाला गया है। छांदोग्य तथा बृहदारण्यक के उपनिषदों से पता चलता है कि कई विद्यार्थी गुरु के पास आश्रम में जाते थे तथा कई घर पर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। आर्यों में शिक्षा भी एक आवश्यक संस्कार थी। बौद्ध युग में भी शिक्षा का बहुत प्रसार था। इस काल में अनेक विशाल विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। बौद्ध विहारों में भिक्षु अध्यापन का कार्य करने लगे। ब्राह्मण तथा जैन साधु भी शिक्षा प्रदान करते थे। चीन, जापान तथा कई अन्य देशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आते थे। प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य थे: चरित्र निर्माण, मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, व्यक्ति में उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य की भावना जागृत करना तथा प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अध्ययन के लिए गुरु के पास जाता था। यह एक आवश्यक संस्कार माना जाता था और 7-8 वर्ष की आयु में संपन्न होता था। व्यक्ति के जीवन के प्रथम 25 वर्ष का भाग ब्रह्मचार्य आश्रम कहलाता था। इसमें विद्यार्थी गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करता। विद्यार्थी को अनुशासन में रहना पड़ता था तथा गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। उसे संयम तथा सदाचार से रहना पड़ता था। उसकी वेशभूषा एवं भोजन साधारण होता था एवं उसे मांस, मदिरा, गंध, रस, स्त्री आदि से दूर रहना पड़ता था। पहले विद्यार्थी गांव से भिक्षा मांगकर काम चलाते थे, किंतु कालांतर में नालंदा तथा तक्षशिला आदि विश्वविद्यालयों में उनके भोजन की व्यवस्था की जाने लगी थी। विद्यार्थियों को विनयशील बनाने का प्रयत्न किया जाता था। विद्यार्थी 2 तरह के होते थे। प्रथम तो अंतेवासी कहलाते थे, जो लगातार गुरु के पास रहते तथा अध्ययन समाप्ति पर घर लौटते थे। दूसरी तरह के विद्यार्थी साधारण होते थे, जो प्रतिदिन अध्ययन के लिए गुरु के पास जाते थे और अध्ययन करके अपने घर लौट जाते थे। आरंभिक शिक्षा के बाद विद्यार्थी उच्च शिक्षा हेतु गुरुकुल में जाता था। गुरुकुल वनों में शांति में वातावरण में बने होते थे, किंतु कुछ गुरुकुल शहरों अथवा गांवों में भी होते थे, जैसे तक्षशिला का विश्वविद्यालय। राज्य द्वारा दान में दी गई गांवों की आय से गुरुकुल का खर्चा चलता था। संपन्न लोग भी गुरुकुलों को दान देते थे। गुरुकुल में सेवावृत्ति, स्वावलंबन तथा सादगी पर अधिक बल दिया जाता था। गुरु सभी विद्यार्थियों को समान समझता था तथा विद्यार्थियों में परस्पर भ्रातृत्व भाव रहता था। राजा और रंक दोनों के पुत्रों के साथ गुरुकुल में समान व्यवहार किया जाता था। उनका भोजन एवं वस्त्र एक जैसे होते थे। इस प्रकार गुरुकुल में विद्यार्थियों में परस्पर सहानुभूति, सहिष्णुता एवं प्यार बना रहता था। प्राचीन काल में गुरु तथा शिष्य में मधुर संबंध थे। शिष्य गुरु को अपने पिता तुल्य मानता था तथा पुत्र के समान उसकी सेवा करता था। गुरु भी अपने शिष्यों को अपने पुत्र के समान मानता था।
वह उनकी शिक्षा के साथ साथ उनके खान पान, वस्त्र, चिकित्सा आदि का प्रबंध भी करता था। संपन्न विद्यार्थी शिक्षा समाप्ति के पहले तथा बाद में दक्षिणा के रूप में गुरु को शिक्षण शुल्क देते थे। जो विद्यार्थी निर्धन होते थे वे दिन में तो गुरु की सेवा एवं गुरुकुल का कार्य करते थे तथा रात्रि के समय गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। वे भिक्षा द्वारा अपने भोजन तथा वस्त्र की व्यवस्था करते थे। तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र आदि विश्वविद्यालयों में केवल प्रवेश शुल्क लिया जाता था। सामान्यतः व्यक्ति की उच्च शिक्षा उसकी 12 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती थी और 24 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाती थी। विद्यार्थी के अध्ययन समाप्त होने पर समावर्तन संस्कार किया जाता था। वैदिक काल तथा महाभारत काल में वेद, पुराण, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, दर्शन, कला आदि अध्ययन के मुख्य विषय थे। गुरुकुलों में 2 तरह की शिक्षा दी जाती थी, पराविद्या एवं अपराविद्या। ब्राह्मणों को धर्म कर्म की, क्षत्रियों को धनुर्विद्या एवं घुड़सवारी की, वैश्यों को वाणिज्य एवं कृषि की तथा शूद्रों को विविध कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध युग में धनुर्विद्या, सर्प विद्या, जादू, गणित, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, दर्शन, साहित्य, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, चिकित्सा, मूर्ति, भवन निर्माण विद्या की शिक्षा दी जाती थी। कालांतर में चित्रकला तथा गृह निर्माण कला पर भी बल दिया जाने लगा। अजंता एवं बाघ की गुफाएं, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, राजगृह तथा अन्य स्थानों के कलात्मक अवशेषों से पता चलता है कि उस युग में ललित कलाओं की शिक्षा अवश्य दी जाती थी। इस प्रकार सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए अध्ययन के विषय निश्चित थे। वैदिक काल में चूंकि लिपिबद्ध ग्रंथ नहीं थे, अतः शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। विद्यार्थियों को श्लोकों को रटना पड़ता था। गुरु प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग पढ़ाता था, अतः वह अधिक शिष्यों को शिक्षा नहीं दे पाता था। तक्षशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय में एक गुरु 15-20 विद्यार्थियों को शिक्षा देता था। गुरु अपने विषय में पारंगत होते थे। प्रत्येक विद्यार्थी के मानसिक विकास की ओर ध्यान दिया जाता था। मंद बुद्धि विद्यार्थियों को कुशलता से पढ़ाया जाता था। वाद विवाद द्वारा भी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी एवं उनमें वाक्पटुता, चिंतन, मनन, निरीक्षण आदि प्रवृत्तियां उत्पन्न की जाती थी। प्राचीन काल में गुरु अपना खाली समय विभिन्न विद्याओं के अन्वेषण में लगाते थे। इसके फलस्वरूप विभिन्न विद्याओं पर अनेक ग्रंथ लिखे गए तथा साहित्य का बहुत विकास हुआ। प्राचीन भारत की शिक्षा में न तो परीक्षाएं होती थी और न ही विद्यार्थियों को कोई उपाधियां मिलती थी। इस काल में गुरु अपने विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेता था। समावर्तन संस्कार से पूर्व विद्यार्थी को विद्वानों की बैठक में बुलाया जाता था। वहाँ उनसे विभिन्न प्रश्न पूछे जाते थे तथा उनके ज्ञान की परीक्षा ली जाती थी। कालांतर में विद्यार्थियों को उपाधियां भी दी जाने लगी। वैदिक युग में स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त करती थी। इस काल में अनेक विदुषी स्त्रियां हुई। स्त्रियों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें उत्तम गृहिणी तथा श्रेष्ठ माता बनाना था। बालिकाओं के पृथक गुरुकुल होते थे। स्त्रियों को ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध काल में सुसंगीत शिक्षण संस्थाओं का उद्भव हुआ। बौद्ध विहारों में शिक्षा का कार्य किया जाता था। कालांतर में नालंदा, तक्षशिला तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का उद्भव हुआ। प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र 5 प्रकार के थे। पहला, विशाल राजधानियाँ। प्राचीन काल में राजा विद्वान होने के कारण अपनी राजधानियों में कई विद्वानों को संरक्षण देते थे। दूर दूर से विद्यार्थी इन विद्वानों के पास शिक्षा ग्रहण करने आते थे, अतः ये राजधानियाँ शिक्षा का केंद्र बन गई, जैसे कन्नौज, मिथिला, धारा, उज्जैन, तक्षशिला, पैठन, कल्याणी आदि। दूसरा है प्रमुख तीर्थ स्थान। प्रमुख तीर्थ स्थानों पर अनेक विद्वान ब्राह्मण एवं आचार्य रहते थे। ये अध्यापन का कार्य करते थे।
बनारस, काशी, उज्जैन, नासिक आदि तीर्थ स्थान शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। तीसरा है बौद्ध विहार। बौद्ध विहार बौद्ध धर्म, दर्शन, संस्कृति तथा शास्त्र के प्रमुख केंद्र थे। चौथा है हिंदू मंदिर। हिंदू मंदिर हिंदू धर्म, दर्शन, संस्कृति तथा शास्त्र के केंद्र थे। पांचवा है अग्रहार ग्राम। ब्राह्मण विद्वानों को जो अध्यापन एवं धार्मिक कार्य करते थे, राज्य की ओर से आय हेतु गांव दिए जाते थे जो अग्रहार कहलाते थे। ये गांव भी उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। उदाहरण के लिए सर्वज्ञपुर तथा राष्ट्रकूट राज्य का काडीपुर गांव, ये थे प्राचीन काल की, ये थी शिक्षा प्रणाली और ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र